नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वे ऑफ लर्निंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 मई 2020 को आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति जारी की गई है और मॉरेटोरियम पीरियड को बढ़ाया गया है, उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जो ये मौद्रिक नीति है वो एमपीसी के द्वारा जारी की जाती है। ये एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें कि टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के द्वारा और 3 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इसकी जो चेयरपर्सन है वो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और दो जो आरबीआई के सदस्य हैं वो हैं माइकल पात्रा और जनक राज। गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड सदस्यों में डॉक्टर पम्मी दुआ, रविंदर ढोलकिया और चेतन घाटे हैं। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हर 2 महीने में अपनी मौद्रिक नीति जारी करती है। अब 22 मई 2020 को इस कमेटी के द्वारा क्या डिसीजन लिए गए हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट पे घटा करके उसे 4% पे लाया गया है। अब ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस दर से जो बैंक हैं वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं और उनको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट को भी 40 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस किया गया है और इसका दर जो है वो 3.35% तक आ गया है। अब रिवर्स रेपो रेट में ऐसा होता है कि जब आरबीआई बैंकों से उधार लेते हैं या जो कुछ समय के लिए पैसा लेते हैं उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब मॉरेटोरियम पीरियड को भी 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति आई थी उसकी वजह से बैंकों ने ये कहा था कि 3 महीने तक आपको कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉरपोरेट हैं, होम लोन है, ऑटो लोन है, जिन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है उन्हें 3 महीने तक कोई भी इंस्टॉलमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। तो उस अवधि को भी अब इस एमपीसी ने बढ़ा दिया है और इस अवधि को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है और इस तारीख तक किसी को भी इंस्टॉलमेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो डिसीजन लिए गए हैं इनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम आगे इस चीज़ को देखेंगे। अब जो ऑब्जर्वेशन एमपीसी के द्वारा की गई हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एमपीसी ने बताया है कि जो कोविड-19 की वजह से जो सीवियरिटी सोची गई थी कि भी इतनी सीवियरिटी होगी, जो एंटिसिपेट की गई थी उससे कहीं ज़्यादा इसकी स्थिति भयावह है और इसने हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा शॉक दिया है। इसने कमेटी ने बताया है कि डिमांड में काफ़ी कंप्रेशन आया है और जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो चुकी है। हो सकता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ आए और सेकंड क्वार्टर में भी डिमांड की ऐसी ही स्थिति बनी रहे, क्योंकि डिमांड मार्केट में नहीं है और जो सप्लाई चेन है वो क्रस्ट हो चुकी है, क्योंकि जो लेबर क्रंच है वो भी सेकंड क्वार्टर में हो सकता है। थर्ड क्वार्टर में शायद हो सकता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी आए और फोर्थ क्वार्टर में ये मोमेंटम पकड़ सकती है अगर हमारी स्थिति कोविड-19 में ठीक रही तो। अब आरबीआई के द्वारा ये जो कहा गया है इसके बारे में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अब जो ये डिसीजन लिए गए हैं इनका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बैंक जो हैं जो उनकी रेपो रेट को घटाया गया है और रिवर्स रेपो रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया है, तो बैंक आगे आएंगे और चीपर रेट पे फंड को अवेलेबल करवा सकेंगे। लेकिन ये जो रेट रिड्यूस होगा इससे उन्हें सेविंग और जो फिक्स डिपॉजिट हैं उन पे भी रेट घटाना पड़ेगा, ताकि जो उनकी एसेट एंड लायबिलिटी है उस पोजीशन को मैच किया जा सके। अब बैंक कैसे चीपर रेट पे देंगे? जब बैंकों को आरबीआई से सस्ते दामों पर कर्ज मिल सकता है तो वो फर्दर इसका बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि जो रिवर्स रेट को घटाया गया है, जो फंड बैंकों का जो फंड आरबीआई के पास है लगभग 7 से 8 लाख करोड़ फंड है, वो दोबारा मार्केट में आ जाएगा और बैंक जो है जो फंड आरबीआई के पास पार्क किया हुआ है उसको वो वहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम मिलेगा। जो ये फंड है जो मार्केट में आएगा वो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके प्रोडक्टिव सेक्टर पर यूटिलाइज किया जाएगा, जिससे कि जॉब क्रिएशन
डिमांड में बढ़ोतरी और सप्लाई चेन को भी बल मिलेगा। अब जो मॉरिटोरियम पीरियड आरबीआई के द्वारा दिया गया है, इसका भी काफ़ी असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो कॉरपोरेट और जो दूसरे जो सेक्टर हैं, उन्होंने जो लोन लिया है, उनके पास जो फंड का फ्लो है वो रुक गया है। उस फंड फ्लो के रुकने की वजह से वो अपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करने में सक्षम नहीं है। इससे उनको और समय मिल जाएगा और अपने इंडस्ट्री को आगे वो बढ़ा सकते हैं। जो मॉरिटोरियम में जो इंटरेस्ट जो एक्यूर हुआ है, आरबीआई ने कहा है कि उस इंटरेस्ट को आप टर्म लोन में कन्वर्ट कर दीजिए और वो टर्म लोन आपको 2021 मार्च तक अदा करना है। अब ये टर्म लोन में कन्वर्ट करने से उन्हें एकदम से इंटरेस्ट का भार वहन नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मार्केट और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन आरबीआई से एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि आरबीआई के द्वारा अनाउंस नहीं किए गए हैं। कॉरपोरेट और बोरोवर ये चाहते थे कि जो लोन है जो उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, मींस उन्होंने जो लोन ले रखा है उसके अलावा उनको कुछ और लोन दिया जाए, ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी दे सकें, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और उस डिमांड और सप्लाई को दुरुस्त कर सकें। आईबीए भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बैंकों का इतना ज़्यादा लोन एनपीए हो रखा है, उसके बारे में भी आरबीआई कुछ गाइडलाइंस जारी करता, लेकिन आरबीआई इस बारे में साइलेंट है और उन्होंने एनपीए के बारे में कोई भी घोषणा नहीं की है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वो चाहती थी कि उन्हें डायरेक्ट फंड आरबीआई से उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन उन्हें डायरेक्ट फंड नहीं दिया जा रहा और जो पैसा है उनको एज ए डेट सिक्योरिटी के रूप में दिया जाएगा। अब ये जो अनाउंसमेंट हैं वो आरबीआई के द्वारा नहीं किए गए, लेकिन मार्केट और जो आईबीए है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये अनाउंसमेंट आरबीआई के द्वारा किए जाएंगे ताकि इकोनॉमी को बढ़ाने में सहारा मिल सके। अब हम रिव्यू करेंगे कि आखिर ये जो डिसीजन लिए गए हैं, जो ये मौद्रिक नीति जारी की गई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा। हम जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है और एक तरह से एक शॉक लगा है। उस शॉक को ऑब्जर्व करने के लिए और इस रिसेशन से पार पाने के लिए जो ये मौद्रिक नीति जारी की गई है, वो हो सकता है कि वो सफल हो और इससे इकोनॉमी को बल मिले। जो मनी सप्लाई है वो मार्केट में बढ़ सके, क्योंकि जो ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट पर रिड्यूस किया गया है, इससे जो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी और मनी की सप्लाई बढ़ने से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सहारा मिलेगा। और जो भारत सरकार का और हमारे देश का जो सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उसको भी इस मौद्रिक नीति से जोड़ा जा सकता है। जो सरकार के जो कोशिशें हैं कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बने, उसमें भी इस पॉलिसी की समाहिता दिखाई देती है। इसी के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल वे ऑफ लर्निंग को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।